हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर योर UIIC AO एंड NICL असिस्टेंट। तो ये आपको हेल्प करेगा इन दोनों एग्जाम्स के लिए। साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, इसमें टोटल आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आउट ऑफ 40 आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पहला क्वेश्चन आपका है, विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम होम मिनिस्ट्री फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन। तो इनमें से कौन सी आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है जहां पे जिनको होम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है कि वो अपनी पहली ऑल वुमेन बटालियन बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। इट इज योर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF को ये अप्रूवल मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CISF है, आप सभी को पता होगा, जो मेट्रोज में आप देखते हो आर्मी वाले खड़े होते हैं, वो CISF के जवान होते हैं आपके। ठीक है, ऐसे ही एयरपोर्ट में, तो इन जगहों पे CISF आपकी रहती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात की गई है ऑल वुमेन बटालियन या महिला बटालियन की। इससे क्या होगा, जो वुमेन्स है उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो CISF ज्वाइन करें। ओके, नाउ CISF की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है। इनका नाम है रजविंदर सिंह भाटी। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1969 में एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। Now next is, recently in November the state government of Nagaland has upgraded Dash subdivision as its 17th district. तो नागालैंड का अभी 17th डिस्ट्रिक्ट आपका बनाया गया है, जिसका नाम है मेलूरी। क्या नाम है इसका? मेलूरी। फाइन। नाउ अब जो ये आपका मेलूरी डिस्ट्रिक्ट बना है, जो पहले सब डिविजन था आपका, ये किसका पार्ट था? फेक, जो आपका फेक डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट था। अब ये फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट बन गया है मेलूरी, जो 17th डिस्ट्रिक्ट बना है नागालैंड का। फाइन। अब मेलूरी में आपके पोचरी जो है पोचरी नागा ट्राइब रहती है। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि ये आपका लोकेटेड है नियर इंटरनेशनल बॉर्डर विद द म्यांमार। फाइन। Now next is, who authored the book titled Vision to Victory Unleashing India's Small and Medium Enterprises Platform। तो इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक के ऑथर कौन है? इनका नाम आपका है अजय ठाकुर। ठीक है, क्या नाम है? अजय ठाकुर। और इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय द इनविंसिबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रीओन्ड फोक सिंगर Sharda Singh, who is popularly known as Bihar Kokila, recently in November passed away, in which year she was honored with the Padma Shri in a field of art। तो इनमें से कौन सा ईयर है जिस ईयर में शारदा सिन्हा जी को जो है आपका पद्म श्री से नवाजा गया था? तो इट इज 1991। ये आपकी फोक सिंगर थी जिन्हें 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था, पद्म भूषण से 2018 में। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान दिया गया था, बिहार कला पुरस्कार, बिहार रत्न, भोजपुरी रत्न, मैथिली विभूति सम्मान, ये सारे इनको जो है टाइटल दिए गए थे, अवार्ड्स दिए गए थे। नाउ शारदा सिन्हा जी की बात करें तो ये भोजपुरी, इन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी, इन सब लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। और इनके गाने बेसिकली आपके ज़्यादा जो फेमस हुए हैं वो है रिलेटेड टू छठ पूजा, जो आपका पॉपुलर फेस्टिवल है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DRDO हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ गाइडेड डैश अ मल्टी पैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL वेपन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, दैट इज PSQR वैलिडेशन ट्रैक्स। तो DRDO ने रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट किया था पिनाका का। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो फ्लाइट टेस्ट किया गया है ये बेसिकली 3 फेजेस में किया गया था। डिफरेंट आपकी फील्ड फायरिंग रेंजेस जो थी वहां पे इसका टेस्ट किया गया था। एंड यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है वो है कि इसे डेवलप किसने किया है? तो DRDO की जो लेबोरेटरी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलप्ड एस्टैब्लिशमेंट, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। एंड यहाँ पे जो इसका फीचर है कि साइमल्टेनियसली हम जो है 12 रॉकेट्स इसमें यूज कर सकते हैं विद इन 40 सेकेंड्स।
ठीक है, और कितना एरिया ये कवर करेगा, 700 बाय 500 मीटर्स का ये एरिया इससे कवर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस वर्जन्स की बात करें यहाँ पे पिनाका MK1 की, तो इसकी रेंज कितनी है, इट इज़ 38 किलोमीटर्स रेंज। पिनाका जो सेकंड थी आपकी, इसका रेंज था 60 किलोमीटर्स, और अभी जो लेटेस्ट अपग्रेडेड वाली आई है इसका रेंज कितना है, 75 किलोमीटर्स का है। ठीक है, अब DRDO की बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है समीर वी कमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। Next is, which among the following cities secured the first rank in a global city index 2024 which is released by the Brand Finance? तो इनमें से कौन सी सिटी है जिसको फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में, इट इज लंदन। और लंदन जो है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, लंदन इज फॉलोड बाय न्यूयॉर्क सिटी, फॉलोड बाय पेरिस, टोक्यो एंड दुबई। क्लियर है, ये आपके टॉप 5 सिटीज थी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जिन्होंने टॉप 5 रैंक हासिल की है। इसके अलावा 6th पोजीशन पे सिंगापुर सिटी, 7th पे लॉस एंजलस, 8th पे सिडनी, 9th पे सैन फ्रांसिस्को, 10th पे आपकी थी नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। ठीक है, वहीं पे इस पूरे रैंकिंग में जो इंडिया से 3 सिटीज जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हुई थी। 77th रैंक पे न्यू दिल्ली, 78 पे मुंबई एंड 97 पे बेंगलुरु। ठीक है, तो ये 3 सिटीज ग्लोबल सिटी इंडेक्स में आई थी इंडिया से। नाउ ब्रांड फाइनेंस की बात कर लेते हैं। ब्रांड फाइनेंस के फाउंडर एंड CEO कौन है, डेविड हेग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। Next is, which airline become the first ever Indian Airlines to receive Design Organization Approval, that is DOA, from Directorate General of Civil Aviation, that is DGCA? तो इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रूवल दिया गया है बाय द DGCA? इट इज योर एयर इंडिया लिमिटेड जो है, इसको यहाँ पे ये अप्रूवल दिया गया है जिसे CAR21 अप्रूवल भी बोला जाता है, जिस अप्रूवल की वजह से जो आपके एयरक्राफ्ट की इंटीरियर है उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज, इन नवंबर 2024 इंडिया भूटान फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वॉज इनॉग्रेटेड एट डैश। तो इंडिया भूटान का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आपका इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, असम के दरंगा विलेज में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब जो ये इंटीग्रेटेड आपका चेक पोस्ट है इसे इनॉग्रेट किया गया था इन अ प्रेजेंस ऑफ योर PM ऑफ भूटान, जिनका नाम है शिरिंग तोब्गे। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को, इट इज लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ये लोकेटेड है आपका, ये जो चेक पोस्ट है ये आपका लोकेटेड है कहाँ पे, 700 मीटर्स फ्रॉम द इंडिया भूटान बॉर्डर। नाउ अब LPAI की बात करते हैं। इसके चेयरमैन आपके हैं आदित्य मिश्रा। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2012 एंड कहाँ पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च अ ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी लॉन्च की है? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज डन बाय दी पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा बैंक है? पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके करंट MD एंड CEO कौन है? स्वरूप कुमार शाह, और ये इस पोजीशन पे आने से पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे PNB के। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, आने से 24 जून 1908 को स्टैब्लिश किया गया था। नाउ कुछ की पॉइंट्स कि पहला इंडियन बैंक जिसने लॉन्च किया था ई-बैंक गारंटी, ये था आपका HDFC बैंक, 2022 में दिया गया, इसने 2022 में ये फैसिलिटी ऑफर की थी। नेक्स्ट है SBI ने कब किया था? 2023 में ई-बैंक गारंटी लॉन्च की थी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC, National Agri-Food Bio-Manufacturing Institute, aimed at enhancing India's agri-food sector at dash। तो यहाँ आप इनमें से कौन सी जगहें हैं जहाँ पे, इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बाय दी जितेंद्र सिंह। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज इनॉग्रेटेड एट दी मोहाली पंजाब में ये आपका इनॉग्रेट किया गया है। एंड यहाँ पे क्या बताया गया है, जो आपका ब्रिक नाबी है, ये एक इन दोनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजिक मर्जर किया है। किस चीज़ के लिए? ऑफ अ नाबी एंड सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, दैट इज CIAB,
ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का उसको रेवोल्यूशनाइज किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एडवांस करने के लिए यहाँ पे एक वर्कशॉप भी कराई जाएगी, बायो मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप 1.0 नाम से, जो दिसंबर मंथ में होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज एक्वायर्ड 0.4% शेयर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर ₹90 करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली 0.4% शेयर आपके एक्वायर किए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के? ठीक है, जिसका आपका वर्थ है 90 करोड़ का। तो आंसर हियर इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की। पहले है आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसके करंट MD एंड CEO है गिरीश कोस्की। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड इसकी टैगलाइन क्या है? घर की बात। नेक्स्ट इज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, जिसके MD एंड CEO आपके हैं विभा पदलकर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में, एंड टैगलाइन क्या है? सर उठा के जियो। नेक्स्ट इज इन नवंबर 2024 इंडिया हैज साइन अ होस्ट कंट्री अग्रीमेंट। इंडिया ने होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया है किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए BIMSTEC, विच इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका जो एनर्जी सेंटर है उसको स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया ने होस्ट कंट्री अग्रीमेंट साइन किया है। कहाँ पे आपका स्टैब्लिश किया जाएगा? ये सेंटर आपका स्टैब्लिश होगा बेंगलुरु, कर्नाटका में। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपका इसका मेन एम क्या है, या इनिशिएटिव जो है इसका क्या फोकस रहेगा, ये चीजें देख लेते हैं। जैसे इसका मेन एम क्या है कि हम ये सेंटर क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि जो बे ऑफ बंगाल और लिटरल रीजन है इसमें हम एनर्जी कॉर्पोरेशन को बढ़ा सकें, उसे बूस्ट कर सकें, उसे और एडवांस कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जो ये एनर्जी सेंटर है, हमने ये तो बताया कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, पर मतलब बेंगलुरु कर्नाटका में स्टैब्लिश होगा, पर कहाँ पे होगा? तो बेंगलुरु कर्नाटका में जो आपका सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके जो आपके प्रीमाइसेस हैं, इसका जो आपका एरिया है उसके अंदर ये बनाया जाएगा, और ये ये फंक्शन करेगा एज अ सेक्रेटरीट, दैट मीन्स अ हेडक्वार्टर टाइप ऑफ अ BIMSTEC ग्रिड इंटरकनेक्शन कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो जो आपकी GICC कमिटी है उसके ये एक तरह से हेडक्वार्टर का काम भी करेगा। क्लियर है? कहाँ पे होगा? तो ये आपका सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में आपके इसके प्रीमाइसेस में बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। फाइन। नाउ जो MOU था आपका, ये जो आपका अग्रीमेंट था होस्ट कंट्री अग्रीमेंट, ये किन लोगों के बीच में साइन हुआ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं आपके ईस्ट जयदीप मजुमदार, और BIMSTEC सेक्रेटरी जनरल जो आपके हैं इंदिरा मणि पांडे, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके बारे में आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये न्यूज़ है, यहाँ पे डिटेल में आप इसे देख सकते हो। ठीक है, नाउ BIMSTEC की बात कर लेते हैं। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1997 में, 6 जून 1997 को इसको स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इनिशियली 4 मेंबर यहाँ पे थे इसके BIMSTEC के, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। फिर बाद में इसे एक्सपैंड किया गया और नेपाल ने 1998 में एज अ ऑब्जर्वर इसे ज्वाइन किया था। फिर 2004 में नेपाल और भूटान दोनों देश एज अ फुल मेंबर यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है अगर करंट मेंबर्स की हम बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान, ये सारे अभी करंट मेंबर्स हैं। क्लियर है? अब परमानेंट सेक्रेटरीट, या आप बोल सकते हो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो आपका ये ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर इंडियन गवर्नमेंट हैज हैंडेड ओवर 2 वाटर जेट प्रोपेलेंट fast interceptor craft to which country as a part of its capacity building engagements with friendly foreign nations of a Indian Ocean region। तो इंडिया ने रिसेंटली 2 आपकी वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, या 2 जो बोट हैं, ये आपके गिफ्ट की हैं मोजाम्बिक को। किसको गिफ्ट की है? मोजाम्बिक को। और ये दोनों बोट आपकी ट्रांसशिप की गई है थ्रू द INS घड़ियाल। तो ये ध्यान में रखना है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। नाउ वाटर जेट प्रोपेलेंट जो आपकी बोट्स हैं, इनके बारे में देखते हैं। इसकी टॉप स्पीड आपकी 45 नॉट्स की है, रेंज रहेगी आपकी 200 नॉटिकल माइल्स की एट 12 नॉट्स। देन क्रू मेंबर्स इसमें 5 आ सकते हैं, और इन बोट्स में मशीन गन और बुलेट रेसिस्टेंट कैबिन्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं मोजाम्बिक की। इसके करंट प्रेसिडेंट है फिलिपी न्यूसी, कैपिटल है मैपुटा,
करेंसी क्या है इसकी? मोजाम्बिसियन मेटिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे वॉरशिप्स जो इंडिया ने गिफ्ट किए हैं अदर कंट्रीज को। सबसे पहले मोजाम्बिक की ही बात करते हैं। एक तो 2019 में इंडिया ने 2 फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स गिफ्ट की थी, फिर 2021 में भी इंडिया ने 2 फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स यहाँ पे गिफ्ट की थी इनको, मोजाम्बिक को। अब 2024 में हमने 2 वाटर जेट पावर्ड फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स यहाँ पे गिफ्ट की हैं। देन नेक्स्ट आता है मॉरिशस। मॉरिशस में 1974 में इंडिया ने INS अमर को गिफ्ट किया था। देन इंडिया ने 9 मंडोवी क्लास पेट्रोल बोट को यहाँ पे गिफ्ट किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इंडिया गिफ्टेड T61 SDB MK3 पेट्रोल बोट यहाँ पे 1993 में गिफ्ट की गई थी इंडिया की तरफ से। फिर CGS ऑब्जर्वर इन 2001 ये भी गिफ्ट किया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को इंडिया ने ICGS वराह गिफ्ट किया था 2015 में। ओके, नेक्स्ट कंट्री है वियतनाम। वियतनाम को INS किरपान इंडियन नेवी द्वारा दिया गया था। म्यांमार को आपका INS सिंधुवीर जो है ये गिफ्ट किया गया था। देन सेशल्स को 2021 में इंडिया ने फास्ट पेट्रोल वेसल गिफ्ट किया था, ठीक है। फिर 2014 में इंडिया द्वारा PS कांस्टेंट और ट्रिंकेट क्लास पेट्रोल वेसल इनको दिया गया था अगेन। देन 2005 में भी इनको आपका PS टोपेस और ट्रिंकेट क्लास पेट्रोल वेसल गिफ्टेड बाय द इंडिया। देन नेक्स्ट कंट्री आ जाती है आपकी मालदीव्स। मालदीव्स को फास्ट पेट्रोल वेसल इंडिया द्वारा गिफ्ट किया गया था 2023 में। 2019 में ऑफशोर पेट्रोल वेसल दिया था और 2006 में जो आपका MCGS हुरवी जो इन्होंने नाम रखा है मालदीव्स वालों ने, ये हमने गिफ्ट किया था इनको, ठीक है। 2006 में इंडियन नेवी द्वारा गिफ्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज नेम द टेनिस प्लेयर हु रिसेंटली नवंबर रिटायर्स फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट लिया है? तो इनका नाम है राफेल नडाल जो आपके प्लेयर हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन के आपके प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। जो सेकंड आपके प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इनसे ज़्यादा आपके नोवेक जोकोविक पे हैं जो सर्बिया के आपके प्लेयर हैं। ओके, अब राफेल नडाल जी ने अवार्ड कौन कौन से जीते हैं? ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2008, 10, 17, 19, 22 में जीता था। ऐसे ही ATP प्लेयर ऑफ द ईयर इन्होंने जीता है। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ब्रेकिंग थ्रू ऑफ द ईयर 2006। देन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2011 और 2021 में। ऐसे ही लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर कमबैक इन द ईयर 2014। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2010 में जीता था। ऐसे ही स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैन अवार्ड 2010, 18, 2019, 20, 21 में इन्होंने जीता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेम द कंट्री दैट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विद इंडिया फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्ट फॉर फिटमेंट ऑन बोर्ड शिप ऑफ अ इंडियन नेवी। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने आपका इस अग्रीमेंट को साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को साइन किया है फॉर को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न? इट इज योर जापान। कौन सी कंट्री है? जापान कंट्री है। और ये आपका MOI साइन किया गया है अंडर द इंडिया जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ओके, सिग्नेटरीज की बात करें तो HA श्री शिवी जॉर्ज जो है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था इशिकावा ताकेशी के साथ जो कमिश्नर है ऑफ एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी दैट इज ATLA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, अब यूनिकॉर्न की बात कर लेते हैं। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, ठीक है। इट इज अ यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना जिसको डेवलप किया है 3 जापानीज कंपनी ने जिनका नाम है NEC कॉर्पोरेशन, सेम्पा क्योगो केके एंड योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड। इन तीनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और यहाँ पे क्या बोला है, जो ये एंटीनास बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी है ये फिट की गई है मोगामी क्लास फ्राइगेट ऑफ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ओके, अब यहाँ पे को डेवलपमेंट की बात की है, दैट मीन्स कि इंडिया की कंपनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो कौन सी कंपनी ये है? इट इज योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है ये? इट इज योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ये जापानीज कंपनीज के कोलैबोरेशन में इसको जो है डेवलप करेगी और इंडियन नेवल जो शिप्स हैं उसमें इसे यूज किया जाएगा। ओके, नाउ जापान की बात कर लेते हैं। इसके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगिरी इशिबा। कैपिटल है टोक्यो और करेंसी क्या है जापान की? इट इज जापानीज येन।
Next is the Life Insurance Corporation of India has increased its stake in a Indian Railway Catering and Tourism Corporation to -%। तो कितना परसेंट यहाँ पे स्टेक इन्होंने इंक्रीज किया है? पहले ये 7.278% था, अब इंक्रीज करके इसको 9.3% कर दिया गया है, या आप कह सकते हो approximately 9.298%। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इन नवंबर साइंड एन एमओयू विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA टू एनहांस कोलैबोरेशन इन अ फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने एमओयू साइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स इन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स? तो ये कंट्री आपकी है इंडिया। इंडिया द्वारा इस एमओयू को साइन किया गया था एंड सिग्नेटरी इसके हैं VL कांता राव, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IEA विच इज फेथ बिरोल। अब ये एमओयू जो है ये एक्सचेंज किया गया था बिटवीन द विवेक कुमार वाजपेयी, जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, एंड ताई यून किम, जो हेड है आपके एनर्जी मिनरल एनालिसिस के इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमें पता है कौन है, फेथ बिरोल। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1974। और इसके मेंबर्स कितने हैं? 31 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। नाउ एक और चीज कि आपकी जो इंडिया है, इंडिया ने टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की थी। उसमें से आप यहाँ पे पूरी इसकी लिस्ट देख सकते हो, जैसे एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलिलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, ये सारे आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इन नवंबर इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी विद एन एक्सपोर्ट ऑफ अप टू 40 मेगावाट हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश बाय यूटिलाइजिंग इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इनिशिएट किया है इनका फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट? किसके साथ? 40 मेगावाट हाइड्रो पावर का बांग्लादेश के साथ, बाय यूटिलाइजिंग दी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया। तो इट इज योर नेपाल। ठीक है, कौन सी कंट्री है? नेपाल है। और ये अग्रीमेंट इन मंथ ऑफ अक्टूबर साइन हुआ था इंडिया की NTPC विद्युत व्यापार निगम, देन नेपाल की नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एंड बांग्लादेश की बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। इन तीनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, कहाँ पे साइन हुआ था? काठमांडू, नेपाल में। इसी के साथ एक पॉइंट जो नोट करना है, इंडिया करंटली इंपोर्ट कर रहा है 450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से, और आने वाले टाइम में ये हम बढ़ा के 1200 मेगावाट कर देंगे। और आगे 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में, इंडिया ने अश्योर किया है नेपाल को कि हम इंपोर्ट करेंगे इनसे 10,000 मेगावाट की बिजली। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च बाय द SpaceX Falcon 9 रॉकेट इन फ्लोरिडा, USA? तो इनमें से कौन सी इंडियन सैटेलाइट है जिसे SpaceX से लॉन्च करवाया गया था? इट इज योर GSAT-20। इसरो ने यहाँ पे GSAT-20 को लॉन्च करवाया था SpaceX से, क्योंकि इसका रीजन पता है क्या है? GSAT का जो वेट है ये कितना है आपका? इट इज योर 4700 kg। और इंडिया का जो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है ना आपका LVM-3, उसका ही वेट आपका 4000 kg है। तो 4000 kg वाली चीज 4700 kg के सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करेगी, है ना? तो इस वजह से यहाँ पे इसरो ने ये लॉन्च करवाई थी SpaceX से। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, GSAT-20 को GSAT-N2 के नाम से भी हम जानते हैं। फाइन। अब GSAT-20 का जो मिशन लाइफ है कितना है? 14 ईयर्स का है। डेवलप किसने की थी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा डेवलप की गई थी। और इवन जो ये आपका अग्रीमेंट हुआ था SpaceX के साथ, वो भी न्यू स्पेस इंडिया ने किया था। नाउ लॉन्च कॉस्ट इसकी कितनी है? अराउंड 60 to 70 मिलियन US$ की, विच इज अप्रॉक्स 500 करोड़। ठीक है, इंडियन रुपीज में ये आपका लगभग 500 करोड़ के आसपास है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट हेल्ड इन मैक्सिको सिटी? तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने मिस यूनिवर्स जीता है? एंड इनका नाम है मारिया विक्टोरिया केचर-थेल्विंग। इन्होंने यहाँ पे जो है इस पेजेंट को जीता था, जो 73rd एडिशन था, एंड शी बिलोंग्स टू डेनमार्क। और डेनमार्क का ये आपका फर्स्ट एवर विक्ट्री है, जो आप यहाँ पे जो है पहली बार ये मिस यूनिवर्स बनी है डेनमार्क से। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इनको क्राउन किसने पहनाया था? जो 2023 की निकारागुआ की आपकी मिस यूनिवर्स बनी थी 2023 में, उनके द्वारा इनको क्राउन पहनाया गया था। वहीं पे फर्स्ट रनर अप आपके थे मिस नाइजीरिया, जिनका नाम है चिरिमा एडिटसिना, वाइल जो आपका जो सेकंड रनर अप थे वो थे मिस मैक्सिको मारिया फर्नांडा
बेल्ट्रेन, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था रिया सिन्हा ने, शी बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, ओके। Next is recently in November, how many coastal villages in Odisha were recognized as a tsunami ready by the Intergovernmental Oceanographic Commission, that is IOC of UNESCO during the second global tsunami symposium जो आपका इंडोनेशिया में हुआ था। तो recently 24 आपके जो कोस्टल विलेजेस हैं उड़ीसा के, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है सुनामी रेडी, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि इनिशियली कितने विलेजेस जो हैं वो आपके सुनामी रेडी आपके अनाउंस किए गए थे, रिकॉग्नाइज किए गए थे 2020 में, तो 2 विलेजेस थे, उनका क्या नाम है वो भी अभी पढ़ेंगे हम। उससे पहले बात कर लेते हैं ये जो विलेजेस हैं ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं उड़ीसा के, ठीक है। पहला आपका डिस्ट्रिक्ट है बालासोर, नेक्स्ट है भद्रक, देन केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजम। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपके 24 विलेजेस जो हैं कोस्टल विलेजेस ये लोकेटेड हैं। एंड ये जो विलेजेस थे इनको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्निशन बोर्ड, जिसमें आपके साइंटिस्ट होते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के, एंड ऑफिसर्स होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। और ये यहाँ के साइंटिस्ट और ऑफिसर्स मिलके जो है आप विजिट करते हैं इन विलेजेस में और चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो 12 इंडिकेटर होते हैं किसी विलेज को अनाउंस करने के लिए सुनामी रेडी, वो सही है कि नहीं, मतलब कि यहाँ पे वो एक तरह से चेक करते हैं। और ये चेकिंग आपकी सितंबर 2024 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद ही अभी इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है सुनामी रेडी विलेजेस। फाइन, कौन कौन से विलेजेस इस लिस्ट में है आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है। नाउ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में 2 सुनामी रेडी जो विलेजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया था। कौन कौन से विलेजेस थे? पहला विलेज आपका है नोलिया शाही और दूसरा है वेंकट रायपुर। ये दोनों आपके 2020 में रिकॉग्नाइज किए गए थे सुनामी रेडी विलेजेस, ठीक है। और अभी जो आपकी ये सिम्पोसिज्म हुई थी वहाँ पे इनका जो आपका रिकॉग्निशन है इन 2 विलेजेस का वो रिन्यू हुआ है, और बाकी 24 जो आपके विलेजेस हैं कोस्टल विलेजेस इनको रिकॉग्निशन दिया गया है। ये क्लियर है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? नाउ उड़ीसा हैज 381 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेजेस एंड हैबिटेशन। नाउ अब यहाँ पे 381 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेजेस हो गए हैं उड़ीसा में। एंड अब यहाँ पे सब चीज़ तो हमने बात कर ली है ना, कि ये रिकॉग्निशन दिया जाता है और कितने वेरिफिकेशन पॉइंट्स आपके होते हैं, 12 होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेजर रोल निभा रही है इनको सुनामी रेडी करने के लिए? ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, OSDMA, जो है काम कर रही है इन विलेजेस को, कोस्टल विलेजेस को सुनामी रेडी बनाने के लिए। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम IOC यूनेस्को की। इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर युताका मिकेंदा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका पेरिस फ्रांस में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960। ओके, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज जॉइंड ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 एज अ गुडविल एम्बेसडर। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने यहाँ पे एज अ गुडविल एम्बेसडर ज्वाइन किया था ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 को? इट इज योर श्रिया पिलगांवकर, ठीक है। इनका नाम क्या है? श्रिया पिलगांवकर। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं जिनको यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया था एज अ गुडविल एम्बेसडर। इनके साथ साथ 2024 एडिशन में आलिया भट्ट को भी गुडविल एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। फाइन, अब जो ये सेरेमनी थी आपकी 5th ऑल लिविंग थिंग एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल की, ये कब से कब तक हुई थी? 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये चली थी। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज लोअर्ड द इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर financial year 2026 to -% in its latest economic outlook Asia Pacific Q1 2025 US trade shift blurs the horizon report। तो S&P ग्लोबल रेटिंग की जो आपकी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया की जो GDP प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, इसको कम किया है। पहले इट वाज 6.9% जो प्रिडिक्ट की गई थी, नाउ इसको कम करके इन्होंने 6.7% कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इन्होंने 7% से इसको रिड्यूस करके 6.8% कर दिया है। क्लियर है? दिस इज द न्यू प्रोजेक्शन।
इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2028 जीडीपी प्रोजेक्शन विच इज 7% एंड इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन भी यहाँ पे किया गया था कि ये आपका इन्होंने लोअर किया है, ये आपका कम किया है, रिड्यूस किया है टू दी 4.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। इवन इन्होंने ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ मेंशन की है एशिया पैसिफिक रीजन की कि इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 4.5% इन दी 2024। आई होप दिस इज क्लियर। Next आपको क्वेश्चन है which category industry have been recently in November exempted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from obtaining approval for the from the State Pollution Control Board। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं जिनको यहाँ पे एग्जाम कर दिया गया है कि उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इट इज योर वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री है? इट इज वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिकली जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स जो है वो अप टू 20 होता है, ठीक है, इनका स्कोर अप टू 20 होता है या इससे कम होता है। मतलब ऐसी आपकी इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन कम करती हैं या ना के बराबर करती हैं, उनके लिए ये अप्रूवल यहाँ पे बोला गया है कि उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अप्रूवल में बेसिकली ये परमिशन लेते हैं कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट का फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर देयर ऑपरेशंस। ओके, अब यहाँ पे 4 टाइप की कैटेगरी होती है इंडस्ट्री कैटेगरी। पहले आपकी है रेड कैटेगरी, जहाँ पे पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जो है वो 60 होता है या इससे अबव होता है, वो इस कैटेगरी में आती है। जिनका आपका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 41 से 59 के बीच में होता है, ये ऑरेंज कैटेगरी में आती हैं। देन ग्रीन कैटेगरी में होती है पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जिनका 21 से 40 के बीच में होता है, ये ग्रीन कैटेगरी में आती हैं। और जिनका 20 या 20 से नीचे होता है पॉल्यूशन इंडेक्स, वो वाइट कैटेगरी में आती हैं। और करंटली वाइट कैटेगरी में 39 सेक्टर्स आपके जो है क्लासिफाई किए गए हैं कि इस कैटेगरी में 39 सेक्टर्स आपके इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपका आ गया असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक लैम्प्स, फ्लाई ऐश, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, इस टाइप की जो आपकी सेक्टर्स हैं वो वाइट कैटेगरी के अंडर आपके आते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर सिक्योर्ड द कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस फ्रॉम द IRDAI। तो IRDAI ने रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो आपका नियो बैंक है फ्रियो, इसको यहाँ पे कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस प्रोवाइड किया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसकी। फेरो के CEO आपके हैं कुणाल वर्मा। इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2016 एज अ मनी टैप। इनिशियली इसको एज अ मनी टैप लॉन्च किया गया था, नाउ इट इज फ्रियो। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है इन मंथ ऑफ नवंबर SBFC फाइनेंस जो है इसको भी कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस जो है वो आपका दिया है IRDAI ने, जो वैलिड रहेगा 25 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2027 तक। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। SBFC फाइनेंस जो है इसके CEO हैं आपके करंटली असीम ध्रुव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट जो रिलीज की थी आपकी ब्रांड फाइनेंस ने, विच कंपनी हैज emerged एज अ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 0.04% टू 9.8 बिलियन $। तो यहाँ पे इंश्योरेंस 100 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई थी, ठीक है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा मेंशन किया गया है? तो ये इंडिया का ब्रांड है विच इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। अब इसकी अगर हम ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो ये आपका 88.3 यहाँ पे मेंशन किया गया था, वेयरएज इसकी जो रेटिंग है वो AAA ब्रांड स्ट्रेंथिंग रेटिंग इसको दी गई है, ठीक है। अब इंडिया का LIC को छोड़ के, LIC के अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है इसकी टॉप 10 में इसने जगह बनाई है विच इज एट द 6th पोजीशन, और इसकी BSI जो इंडेक्स है वो आपका है 85.9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इन प्राइवेट सेक्टर SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो है इन्होंने लीड किया था न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 में फॉर 15,197 करोड़ फॉर SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड 10,970 करोड़ फॉर HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा LIC इंडिया जो है ये हाईएस्ट फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन इसने किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 में विच इज 39,090 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे जो LIC के शेयर हैं ये फर्स्ट टाइम देखे गए हैं कि ये ऑल टाइम हाई देखे गए थे, कितना
इसका शेयर था 1175 का, ठीक है। एंड इसी के साथ ये बन जाता है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, ठीक है। इसके साथ साथ LIC जो है, LIC रिक्लेम इट्स स्टेटस द 5th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन लिस्टेड कंपनी, जिसने सरपास किया है SBI को इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप जो है टॉप 5 कंपनीज देख सकते हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है। पहले नंबर पे LIC है, दूसरे पे आपकी चाइना की कैथे लाइफ इंश्योरेंस है, फिर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NRMA इंश्योरेंस, देन PZU ग्रुप एंड चाइना लाइफ अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कंपनी तो चाइना की ही है इसमें, सेकेंड नंबर पे और 5th नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा 5 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड जो हैं, ठीक है, बेसिकली मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड की लिस्ट भी जारी की गई थी, जिसमें टॉप 5 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 कंपनी सबकी चाइना की हैं। पहले नंबर पे पिंग एंड, ठीक है, देन 3rd नंबर पे चाइना लाइफ और 5th नंबर पे चाइना पैसिफिक इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये तीनों आपकी कंपनी टॉप 5 में किसकी हैं, चाइना की। वेयर सेकंड नंबर पे अलियांस थी और 3rd एंड 4th नंबर पे आपकी एक्सा थी जो फ्रांस की कंपनी है और अलियांस आपकी जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। अब ब्रांड फाइनेंस की बात करें, जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था इंश्योरेंस 100 की, तो चेयरमैन इसके कौन है, चेयरमैन एंड CEO डेविड हैग, हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन स्कीम 2024 फॉर विमेंस। तो कौन से यहाँ पर स्टेट है जिसने विमेंस के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। फाइन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अमंग द विमेंस। अब इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे 1500 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करेगी विमेंस को, ठीक है। नोडल डिपार्टमेंट पूछा जा सकता है तो इट इज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। साथ में नोट करना है प्रीवियसली इस स्कीम में सिर्फ आपकी मैरिड विमेंस जो हैं वो एलिजिबल थी, नाउ अनमैरिड विमेंस के लिए भी यहाँ पे जो है इसको एलिजिबल कर दिया गया है। अब इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, पहला आपका पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है वो उसकी एज 21 से 65 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। पहले जो स्कीम थी इसमें मैक्सिमम एज आपकी 60 ईयर्स रखी गई थी, अब इसे 65 कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है एज को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है इनके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। थर्ड इज विमेन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अदर देन सैलरीड वर्क कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। साथ में ही एप्लीकेंट जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए महाराष्ट्र का। देन फैमिली एनुअल इनकम ऑफ अ वुमेन बेनिफिशियरी शुड बी लेस देन 2,50,000 and applicants are not eligible if they are receive more than 1,500 through the other government financial scheme, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। देन इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है, वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसी लॉन्च की है कि जहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो फ्री की गई है गर्ल्स के लिए, ऐसी गर्ल्स जो बिलोंग करती हैं आपके AWS से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, socially and economically backward classes से and other backward classes with a annual family income up to ₹8 lakh in a professional courses, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये आपका डिसीजन है ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा एकेडमिक ईयर 2024-2025 से and the government has approved additional expenses of ₹906 crore to roll out this scheme. Fine. इससे पहले इस स्कीम में जो OBC एंड EWS की कैटेगरी में जो गर्ल्स आती थी उनको 50% फी रीइंबर्स की जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे सबके लिए फ्री कर दिया गया है। फाइन। Now next is the National Film Development Corporation NFDC recently in July signed an MOU with which OTT platform to launch the Voice Box and upskilling program for voice over artists in India. तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ, ठीक है। किस चीज़ के लिए, वॉइस बॉक्स के लिए। अब ये क्या है, वॉइस बॉक्स जो है ये बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, ठीक है। इन दी फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड गुजराती, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी, जो अलाउ कर रहा है, जो बेसिकली एलोकेट कर रहा है 5 सालों के लिए, ओवर 5 ईयर्स, ये $100 मिलियन जो है वो एलोकेट करेगा एनुअली, ठीक है, इन सपोर्ट करने के लिए इस वॉइस बॉक्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपका ट्रेनिंग पार्टनर यहाँ पे रहेगा आपका पर्ल अकेडमी,
ठीक है। देन जो अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें जो 7 टॉप पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेटफ्लिक्स स्पेशल प्रोजेक्ट विच इज़ आज़ादी का अमृत कहानियाँ, आज़ादी की अमृत कहानियाँ, जहाँ पे ये नरेट करेंगे स्टोरीज जो विच विल रिफ्लेक्ट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फाइन, मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। तो इसके करंट एमडी हैं पृथुल कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, नेक्स्ट है द नीला कुरुंजी recently in August has been added to the International Union for Conservation Nature, that is IUCN Red List of Threatened Species. It has been categorized as dash under the IUCN criteria A to C, indicating a significant threat to its survival. ठीक है, तो इस यहाँ पे IUCN की जो रेड लिस्ट थी उसमें जो नीला कुरुंजी है इसको ऐड किया गया है। ठीक है, एज अ कौन सी कैटेगरी में इसको ऐड किया गया है? इट इज वनरेबल कैटेगरी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब नीला कुरुंजी की बात करें, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस फ्लावर की। ठीक है, ये आपका मतलब 12 साल में एक बार खिलता है, वंस इन एवरी 12 ईयर। ठीक है, बिटवीन द मिड जुलाई एंड अक्टूबर, तो ये इसका सीजन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में ये कहाँ पे पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है, जैसे आपका केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हो गई, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट है नेम द न्यू हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान दैट वाज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च बाय पेटीएम फॉर देयर मर्चेंट पार्टनर। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है? तो इट इज पेटीएम हेल्थ साथी। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? पेटीएम हेल्थ साथी। ये आपका हेल्थ और इनकम प्रोटेक्शन प्लान है फॉर देयर मर्चेंट पार्टनर्स, जो अवेलेबल है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पे, एंड इट इज स्टार्टिंग एट ₹35 पर मंथ। ओके, अब इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज जो इंक्लूड की गई हैं, इट इज अनलिमिटेड डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट विद इन इट्स पार्टनर नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी और पर्सनालिटीज हु इज or are awarded with the Shokrow Prize for Freedom of Thought 2024 by the European Parliament। तो ये जो आपका अवार्ड है शोक्रो प्राइज, ये यूरोपियन पार्लियामेंट देती है। ठीक है, जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छा काम करती हैं। फाइन, तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है मेरिया कोरिना मैकाडो एंड दूसरे आपके पर्सन है एडमुंडो गॉन्जेल्स। ठीक है, इन दोनों को ये आपका अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी, मतलब इनको अनाउंस किया गया है और ये अवार्ड इन्हें 18 दिसंबर 2024 को दिया जाएगा। फ्रांस में ये सेरेमनी आपकी होगी। क्लियर है? नाउ अवार्ड की बात करेंगे तो 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। एनुअली अवार्ड दिया जाता है बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को। ठीक है, अब जो ये अवार्ड है ये किसके नाम पे रखा गया था? सोवियत फिजिसिस्ट जिनका नाम है एंड्री शोक्रोव, और 2023 के अवार्डीज आपके कौन से हैं? ईरान की जिना माशा एमिनी एंड वुमेन लाइफ फ्रीडम। क्लियर है? नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू एस्टैब्लिश सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड एट चुशूल इन लेह लद्दाख। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप की है? किसके लिए? एस्टैब्लिश करने के लिए सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NTPC इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने डेवलप किया है सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, और ये ऑपरेट करेगा आपका इंडिपेंडेंटली और सप्लाई करेगा 2000 किलोवाट ऑफ पावर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब जो ये आपका ग्रिड है सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड, ये डिजाइन किया गया है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम आपकी जो विंटर होती है, ठीक है, आपको पता है लेह लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये उस कंडीशंस में भी आराम से चलता रहे, -30 डिग्री पे भी आराम से चले। ठीक है, नाउ NTPC जो है ये 25 साल तक इसका मेंटेनेंस यहाँ पे करेगा। फाइन, नाउ NTPC की बात करें तो NTPC के CMD जो है करेंटली गुरदीप सिंह है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एज अ कोलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ऑफ अ कोलिन्स डिक्शनरी, जिसे पब्लिश किया जाता है बाय द हार्पर कोलिन्स इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो एक तो कोलिन्स डिक्शनरी आपका वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज करती है, और एक और है आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज करती है। तो कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का दिया है ब्रैट। किसे दिया है? ब्रैट को।
ब्रैट वैसे तो बिगड़ैल जिसे हम बोलते हैं, या ऐसा बच्चा जो मिसबिहेव करता है, आपने सुना ही होगा लेजी ब्रैट, है ना, बोलते हैं ऐसा। तो इस बार 2024 में बेसिकली एक इसकी न्यू डेफिनेशन दी गई है। ब्रैट सिंबलाइज करता है कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बोली कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी वर्ड ऑफ द ईयर देती है, तो 2024 का इन्होंने वर्ड क्या दिया है आपका, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वालों ने, इन्होंने मैनिफेस्ट जो होता है आपका, ठीक है, मैनिफेस्ट को बनाया है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर। कोलिंस वालों ने ब्रैट दिया है, कैम्ब्रिज वालों ने मैनिफेस्ट दिया है। इसके अलावा अगर प्रीवियस आपको जो है वर्ड ऑफ द ईयर पूछ ले जाएं कोलिंस के, तो ये आपके हैं 2023 का एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2022 में था पर्मा क्राइसिस, और 2021 में था नॉन फंगेबल टोकन, दैट इज एनएफटी। क्लियर है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रैट जो है कोलिन वर्ड ऑफ द ईयर आपका बना है 2024 का। इसको रीडिफाइन किया गया है एज अ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। पहले एक तरह से इसका जो मीनिंग था वो नेगेटिव हम लेते थे, बट नाउ यहाँ पे जो रीडिफाइन इसे किया गया है, ये एक आपको पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव मीनिंग इसका दे रहा है, विच इज इंस्पायर्ड बाय दी चार्ली XCX एल्बम। इसी की वजह से ये काफी पॉपुलर यहाँ पे हुआ है, एंड इट इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वर्ड ऑफ द 2024। क्लियर है। नेक्स्ट इज India's AI, an initiative under the Ministry of Electronics and Information Technology in partnership with Dash, has launched a Shrijan Center for Generative AI at IIT Jodhpur, Rajasthan. तो इंडिया AI इनिशिएटिव ने इन पार्टनरशिप विद मेटा लॉन्च किया है श्रीजन को। श्रीजन मतलब क्रिएशन होता है, ठीक है। तो श्रीजन सेंटर फॉर जनरेटिव AI ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे, IIT जोधपुर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इंडिया AI जो है, इसके साथ एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे एक और कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया AI मेटा एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। किसके लिए, युवा आई इनिशिएटिव के लिए। अब ये इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली इस इनिशिएटिव के तहत जो आपके यंग इंडियंस हैं, यंग बच्चे हैं जिनकी एज 18 से 30 तक के बीच में है, इनको जो है अपस्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन AI। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज रिपोर्ट टाइटल्ड वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, इंडिया इज ऑन अ ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय डैश ईयर। तो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, IEA ने एक रिपोर्ट आपकी रिलीज की थी, WEO 2024 या वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, जिसमें मेंशन किया गया है कि बाय 2028 इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की। और यहाँ पे क्या चीज मेंशन की गई थी वो देख लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है, बाय 2035 आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन जो है इंडिया का, वो आपका ग्रो करेगा 70% तक। इसके अलावा सीमेंट आउटपुट जो है ये भी आपका इंक्रीज करेगा अप्रोक्सीमेटली 55% तक। वेरेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी बोली गई है कि ये आपकी ट्रिपल हो जाएगी, 1400 गीगावाट ये हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था अबाउट कि जो 60 गीगावाट न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी है ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। इंडिया ऐड कर लेगा 60 गीगावाट ऑफ न्यू कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी, वेरेस जो आपके ओल्ड प्लांट्स हैं वो आपके यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्रॉम कोल, जो कोल से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपकी बढ़ेगी ओवर 15%। क्लियर है। नाउ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या बोले गए हैं, जैसे कि जो एयर कंडीशनर का मार्केट है, जो स्टॉक है एयर कंडीशनर्स का इंडिया में, ये भी आपका ग्रो करेगा मोर देन 4.5 टाइम्स बाय दी 2035, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी जो है आपकी बढ़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, 2035 तक टोटल एनर्जी डिमांड जो है ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी बढ़ेगी 35% तक, ठीक है। पहले क्या बोला कि एयर कंडीशनर्स की जो डिमांड है ये आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो बढ़ेगी ही, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टेटेड एनर्जी पॉलिसी सिनेरियोज पे बेस्ड आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो प्लान्स हैं, वो शो करते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ऐड ओवर 12,000 कार्स एवरी डे, मतलब हर दिन अंटिल 2035 प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया जो है ऐड करेगा 12,000 कार्स को। क्लियर है। नाउ
अब यहाँ पे कार्स इंक्रीज होगी तो कार्बन डाई एमिशन जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया का जो कार्बन डाई एमिशन है इट विल अमाउंट टू 2.5 बिलियन टन्स इन दी 2035। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं फेथ बिरोल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी। तो इनमें से कौन सा देश है जिसे WHO का वेरिफिकेशन मिला है एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी को? क्योंकि यहाँ पे 2 डिकेड में कोई भी केस नहीं देखने को, मतलब कोई भी केस आया नहीं है लेप्रोसी का, इस वजह से जॉर्डन को WHO का वेरिफिकेशन मिला है एलिमिनेट करने के लिए लेप्रोसी को। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो जॉर्डन के आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं फेरिस इब्राहिम हेवारी, इनको ये आपका वेरिफिकेशन दिया गया है WHO द्वारा। WHO के रिप्रेजेंटेटिव टू जॉर्डन है जिनका नाम है जमेला अल रबिया, इन्होंने ये वेरिफिकेशन इनको दिया था। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडिया का कौन सा टारगेट ईयर है जब इंडिया, मतलब इंडिया का कौन सा ईयर एज अ टारगेट ईयर हमने लिया है टू एंड दी लेप्रोसी? इट इज योर 2027। ठीक है, 2027 हमारा टारगेट है लेप्रोसी को खत्म करने का। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि WHO का टारगेट ईयर क्या है टू एंड दी लेप्रोसी। फाइन। अब लेप्रोसी जो है कौन सी बैक्टीरिया से होता है? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। माइको बैक्टीरियम लेपर द्वारा ये होता है। और जो लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है इसके लिए WHO ने 3 ड्रग जो है वो आपको बताए हुए हैं। एक है का डेप्सोन, रिफेम्पेनिक पेसन, नेक्स्ट आ जाता है क्लोफाजिमिन। इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट ये 3 ड्रग्स जो हैं वो WHO द्वारा रिकमेंड किए गए हैं फॉर दिस लेप्रोसी ट्रीटमेंट। ओके, WHO की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, DG इसके कौन है? टेड्रोस एडनम गेब्रेस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is, recently in September, the Port Blair capital of Andaman and Nicobar Island is renamed as dash. तो पोर्ट ब्लेयर का नामकरण कर दिया गया है, इसे श्री विजयनपुरम नाम दे दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है कि करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के? तो इनका नाम यह है देवेंद्र कुमार जोशी। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार जोशी इनका नाम है। ठीक है, और क्या कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार में? हाँ जी, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है लोकेटेड है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। क्या इससे पहले भी यहाँ पे जो आइलैंड्स है उनका नाम चेंज किया गया है? हाँ जी, ये नाम आपके 2023 में चेंज किए गए थे। जैसे रॉस आइलैंड जो था इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। देन हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। देन नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। और अब पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है, अब विजयपुरम कौन थे? ये इंडियन फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर, जिनके नाम पे इस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द इंडियन रेलवेज established a रेल रक्षक दल in dash zone with an aim to promptly respond to train accidents and conduct rescue operation। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने रेल रक्षक दल लॉन्च किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किया करता था रेलवेज के लिए, बट अभी इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज के लिए आपका लॉन्च किया है, स्टैब्लिश किया है रेल रक्षक दल को। ये क्लियर है। नाउ इसका प्राइमरी गोल क्या है? प्रोवाइड करना असिस्टेंट टू द रेलवेज एंड सपोर्ट करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ड्यूरिंग द इमरजेंसीज टाइम। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। एंड इसका मेन इनिशिएटिव है कि ये डिप्लॉय करेंगे फिजिकली फिट रेलवे स्टाफ को, उनको ट्रेन करेंगे, इनको बेसिकली स्विमिंग सिखाएंगे या जो भी आपके स्किल्स की ज़रूरत होगी इनको ट्रेन किया जाएगा जो रेलवे के स्टाफ हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर पाएँ। ठीक है, नाउ इंडियन रेलवेज की बात करें तो इसके करंट चेयरपर्सन एंड CEO है सतीश कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1853 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूशन
are the Param Rudra supercomputer installed? They were recently in September dedicated by PM Narendra Modi to the nation. तो recently in month of September PM मोदी जी ने आपके 3 परम कंप्यूटर जो हैं परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो हैं वो डेडिकेट किए थे एंड इनमें से एक आपका जो है इंस्टॉल किया गया है जाइंट मेट्रो रैपिड टेलीस्कोप पुणे महाराष्ट्र में, दूसरा इंस्टॉल किया गया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर न्यू दिल्ली में और तीसरा इंस्टॉल किया गया है SN बोस सेंटर कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये तीनों जगहों पे ही सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 कंप्यूटर की बात की जा रही है, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की, इसकी टोटल वर्थ कितनी है? 130 करोड़ की है। फाइन, एंड आपको नोट करना है ये जो कंप्यूटर्स हैं ये डेवलप किए गए हैं अंडर विच मिशन? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसे 2015 में लाया गया था। फाइन, इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर जो आपका यूनिट बजट है फाइनेंशियल 2025 का, इसमें अनाउंस किया गया है कि रिसर्च फंड कितना रखा गया है? 1 लाख करोड़ का यहाँ पे जो है रिसर्च फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेंशन किया गया है यूनियन बजट के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। नाउ अब बात करेंगे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की, जिसे 2015 में लाया गया था और जो आपका जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव था जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या था? कनेक्ट करना नेशनल एकेडमिक और रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को विद अ ग्रिड ऑफ ओवर 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एंड दूसरा आपका है IISc बेंगलुरु। ठीक है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। फाइन, और इसके लिए यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो दी गई थी 7 सालों के लिए, ठीक है, इस इनिशिएटिव के लिए, इस मिशन के लिए, तो ये थे आपके 4500 करोड़ रुपीज। फाइन, who has become the first women fighter pilot to join the Indian Air Force 18 Flying Bullet Squadron? तो इनमें से कौन सी आपकी महिला है जो आपकी फाइटर पायलट है जिसने ज्वाइन किया है 18th फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन को, जो आपका लोकेटेड है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के नलिया एयरबेस में लोकेटेड है जो आपका पाकिस्तान बॉर्डर के नियर है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है मोहाना सिंह। क्या नाम है इनका? मोहाना सिंह, एंड शी बिकम द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स का 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन ज्वाइन किया है, जो बेसिकली ऑपरेट करता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट्स को। ठीक है, साथ में नोट करना है 2019 में शी बिकेम द फर्स्ट विमेन इन इंडियन एयरफोर्स जिन्होंने हॉक एयरक्राफ्ट को जो है फ्लाई किया था ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, एंड इनको नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया था 2020 में। ठीक है, इसी के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट्स इंडियन एयरफोर्स की आपकी कौन कौन थी? भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहाना सिंह, और ये इंडक्ट किए गए थे 2016 में। साथ में ही शिवांगी सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि शी बिकेम द फर्स्ट विमेन पायलट जिन्होंने फ्लाई किया था राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।